नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो ग्रुप डी के सिलेबस पे आधारित होगी। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करा चुका हूं ग्रुप डी के ऊपर। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो उस वीडियो पर भी विजिट करें ताकि आपको पूरा फायदा मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी की एग्जाम की डेट की जो है घोषणा कर दी गई है और आगामी महीने से एग्जाम जो है करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में आपको कुछ मॉडिफिकेशन देखने को भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर प्रश्नों की जो होगी सभी लगातार क्रम में चैप्टर वाइज होगा। जैसे जो शुरू में होगी वो केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे 5 से 6, उसके बाद फिजिक्स के होंगे 7 से 8, उसके बाद बायोलॉजी के 5 से 6 प्रश्न होंगे, उसके बाद करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 होंगे, उसके बाद मिसलेनियस से होंगे 5 से 8। जैसा कि ग्रुप डी की सिलेबस को जो है बताया गया है आगामी एग्जाम में क्या सिलेबस रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। जैसा कि आपने पहले वीडियो में काफ़ी प्यार दिखाया, काफ़ी आपको पसंद आया, इसीलिए ये सीरीज जो है लगातार चलाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे अधिक होती है। अभी केमिस्ट्री चलेगी तो निम्नलिखित में से किसका पीएच मान, पीएच वैल्यू जो है सबसे अधिक किसका है, इसमें से पहचानना है। ऑप्शन है मानव रक्त, दूध, समुद्री जल, लार। दोस्तों, इसमें से सबसे अधिक पीएच मान जो है ये समुद्री जल का होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.4। उसके बाद मानव रक्त का कितना होता है 7.4, दूध का कितना होता है 6.4 होता है और लार का 6.5 से 6.6 तक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक पीएच मान पूछा गया है तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्री जल। एक प्रश्न आता है कि समुद्री जल को किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है, तो आपका आंसर होता है आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में डिस्टिलेशन बोलते हैं। साथ ही साथ पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन थे, तो पीएच स्केल के खोजकर्ता जो है ये है सोरेनसन महोदय। कौन, सोरेनसन महोदय जो है पीएच स्केल के खोजकर्ता है। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। और भी बात याद रखना है पीएच वैल्यू के रिगार्ड में कि किसी भी तत्व की या किसी भी चीज की पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो ये इसकी जो है प्रकृति कैसी होती है, तो एसिडिक होती है। और 7 से अधिक अगर वैल्यू हो जाता है तो प्रकृति कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, क्षारकीय होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। यहाँ पे जो गलत अरेंजमेंट है उसको आपको पहचानना है। पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल 2, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है ये NaOH होता है। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो इसकी मिलान गलत कर दिया गया है और यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ की आपको गलत मिलान ही पहचानना है। बाद बाकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका सूत्र होता है MgOH, एकदम सही है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl होता है, एकदम सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो गलत था इसका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे जो कास्टिक सोडा कहा जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एकदम सही है। अब इसके उपयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड को सभी जानते हैं, खाने में नमक की उपयोग होती है और भी उपयोग होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कास्टिक सोडा है। उसके बाद जो ये सूत्र आप देख रहे हैं NaHCO3, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या, बेकिंग सोडा भी कहा जाता है या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। और इसका जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा भी कहा जाता है और सभी प्रकार के बैटरियों में जो है इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। क्या, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आपको पहले से पता नहीं हो तो उसे नोट जरूर करें पूरा फायदा लेने के लिए। एक प्रश्न है दोस्तों अगला, इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख उपयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है CO2 इसका सूत्र होता है, ये बहुत भारी गैस होता है। तो इसका जो है उपयोग क्या क्या है। ऑप्शन है आग बुझाने में, सोडा वाटर बनाने में, हरित गृह प्रभाव में, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसका प्रयोग जो है अग्निशमन में भी होता है, आग बुझाने में भी होता है। सोडा वाटर जो विभिन्न पेय पदार्थ होता है उसके जो है बनाने में भी इसका उपयोग होता है। और जो हरित गृह प्रभाव होता है, ग्रीन इफेक्ट,
तो इसमें भी इसका जो है रोल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले एक चीज आपको जानना जरूरी है कि पृथ्वी के जो 3 मुख्य भाग हैं उसमें सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है क्रस्ट। क्या क्रस्ट कहा जाता है। बीच वाले भाग को कहा जाता है मेंटल और सबसे निचले वाले भाग को कहा जाता है क्रोड। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। तो क्रोड में पूछा जाता है कि क्रोड में किस चीज की बहुलता होती है, तो नीफे की, निकेल और फेरस, निकेल और लोहा की जो बहुलता है क्रोड में होती है। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट से था। अब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है सबसे अधिक पाई जाती है पृथ्वी पर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लगभग 47%, 46.6% पाया जाता है, लगभग 47%। वहीं दूसरा स्थान सिलिकॉन का है, ये पाया जाता है लगभग 28%, 27.8%। उसके बाद तीसरा स्थान जो है एल्युमिनियम का है, ये जो है 8.1% पाया जाता है। और चौथा स्थान लोहा का है जो लगभग 5% पाया जाता है। ये टोटल को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 78% जो है ये पृथ्वी पे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा मिला के ही है। अब 78% से एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज कितनी है 78%। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नियम के अनुसार परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाली क्वेश्चन है कि परमाणु में जो चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्यों नहीं समान होता है, कौन सी नियम बताता है। पहला है हुंड का बहुलता का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, चार्ल्स का नियम, पॉली का नियम। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पॉली का नियम ये कहता है, पॉलिक एक्सक्लूजन लॉ कहता है कि भाई क्वांटम जो है संख्याओं का मान कभी समान नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और पॉली का अपवर्जन नियम ये किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है मोटे तौर पे। और चार्ल्स का नियम एक अलग चीज है, इस टॉपिक से हटके है। जो प्रश्न है चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा की आयतन उसके परम टेम्परेचर यानी T के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी T बराबर 273 प्लस T डिग्री, इस प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है चार्ल्स का नियम एक अलग है, बाद में कि हुंड का, हाइजेनबर्ग का और पॉली का नियम किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉन के संबंध से, साथ खास करके क्वांटम नंबर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम जो है ये विद्युत बैटरी करते हैं। विद्युत बैटरी में आप देखते हैं रसायन जो रहता है, लेप रहता है, अमलगम पारा का जो लेप है अंदर रखा रहता है और हमें क्या उससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, बल्ब जला लेते हैं, घड़ी चला लेते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे राइट आंसर विद्युत बैटरी हो जाएगा। दोस्तों अगर इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में बहुत सारे 8 से 10 क्वेश्चन है। अगर आपको याद नहीं होता तो आप चीजों को जो है विजुलाइज कीजिए, आपको खुद ब खुद समझ के ही याद हो जाएगा। तो विद्युत बैटरी में जैसे आप देखते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाती है। डायनमो क्या है, डायनमो गांव घर में देखे होंगे आप, अगर आप नहीं देखे होंगे तो पुराने जमाने के जो साइकिल के पीछे लोग एक ब्रश लगा देते थे और उससे जो आवेश उत्पन्न होता था उससे हम आगे एक बल्ब जलाते थे रात के समय, तो इसे डायनमो कहते हैं। तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनमो करता है। विद्युत मोटर जो है डायनमो का जस्ट उल्टा है, ये विद्युत ऊर्जा को यानी इलेक्ट्रिक ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में रिप्लेस करता है कौन, विद्युत मोटर। और विद्युत बल्ब क्या है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो ये आप चारों आई होप क्लियर हुआ होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भू अस्थायी उपग्रह को पृथ्वी के तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उसको पृथ्वी से किस हाइट पे जो है स्थापित किए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है इसे स्थापित किए जाते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को। और इस व्यवस्था की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है, आर्थर सी क्लार्क को। किसे, आर्थर सी क्लार्क को दिया जाता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि का उदाहरण है। दोस्तों राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि।
तो यहाँ पे आपसे अदिश राशि कौन सा है पहचानने को पूछा गया है। पहले राशि समझ लीजिए। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, दिशा भी हो और परिमाण भी हो, परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें परिमाण तो हो पर दिशा नहीं हो, दिशा के अभाव हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अदिश पूछा जा रहा है तो आयतन हो जाएगा। आयतन में जो है दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयतन हो जाएगा। बाद बाकी वेग, विस्थापन और त्वरण, ये तीनों जो हैं ये सदिश राशि के उदाहरण है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किस रूप में किया जाता है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग जो है ये किस रूप में होता है। ऑप्शन है संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई की पता लगाने में, गठिया रोग के उपचार में, उपयुक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पराश्रव्य तरंग क्या होती है भाई। तरंग जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रव्य तरंग, एक होते हैं अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग होते हैं, और एक होते हैं पराश्रव्य तरंग। तो ये तीन प्रकार के तरंग हैं। जो हम ध्वनि को सुन लेते हैं वो हम श्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। कौन सा, श्रव्य ध्वनि को सुनते हैं। और जो अवश्रव्य है इसे भी हम नहीं सुनते हैं, क्योंकि इसकी जो बहुत कम रहती है वैल्यू, तो इसको भी हम नहीं सुन पाते हैं। और पराश्रव्य को भी हम नहीं सुन पाते। हालांकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, चमगादड़ इत्यादि जो है पराश्रव्य ध्वनि को सुन लेते हैं, लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं। तो अब इसकी रेंज क्या है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे की है उसे हम अवश्रव्य कहते हैं। जो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज के बीच में है इसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो 20,000 से भी अधिक की जो रेंज की है उसे हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। आई होप कि आप श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य जरूर समझ गए होंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी उपयोग कहाँ कहाँ होता है। संकेत को भेजने में होता है, सिग्नल ट्रांसफर करने में होता है, समुद्र की गहराई की पता लगाने में होता है, साथ ही साथ समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। तो फायदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापा जाता है। गठिया रोग के उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब गठिया रोग क्यों होता है ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है। तो गठिया रोग जो है अधिक समय तक मेहनत करने के बाद ज्वाइंट पे जो है लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड। इसी के कारण जो है बाद में गॉट या गठिया रोग हो जाता है, जिसमें जो है बदन दर्द करती है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है। ये पूछा गया है 2018 के ग्रुप डी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ध्रुवन कहेंगे, व्यक्तिकरण कहेंगे, प्रतिध्वनि कहेंगे या अपवर्तन कहेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिध्वनि। इको जो होता है ये किसी ऑब्जेक्ट से जब ध्वनि टकरा के वापस आपको सुनाई देता है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर की होनी चाहिए। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्रुवन की घटना ध्वनि में नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि जो है ये कौन सी तरंग का उदाहरण है। तो ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किस प्रकार का तरंग है ध्वनि, अनुदैर्घ्य तरंग है। इसे गमन के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। इसीलिए हम चंद्रमा पे कोई भी ध्वनि नहीं सुन सकते, किसी भी पाइप से कुछ पी नहीं सकते और बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वहां निर्वात जैसे है, तो वहां पे ध्वनि का जो है आवागमन नहीं होती है। तो इसमें जो है ध्रुवन की घटना नहीं होती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से ध्वनि के साथ कौन सी जो है क्रिया नहीं होती है, तो ध्रुवन की क्रिया नहीं होती है। तो ध्रुवन को तो छांट के चलना है। फिर व्यतिकरण होती है, ध्वनि की व्यतिकरण संभव है। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, विनाशी व्यतिकरण और संतोषी व्यतिकरण। व्यतिकरण की खोज किसने किया था, थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने। कौन, थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने व्यक्तिकरण का सिद्धांत दिया था। प्रतिध्वनि आप समझ ही गए, अपवर्तन सिंपल है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 11 नंबर, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के पानी से बने घोल के मध्य में बिजली प्रवाहित की जाती है। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे साधारण नमक कहते हैं। तो इसके द्वारा जो बना घोल होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम कार्बोनेट का बनना, सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनना। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्सर्जन होगा, जिसका सूत्र क्या होता है, NaOH। इसे क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl। दोस्तों सूत्र पूछने की सिलसिला चल पड़ी है एग्जाम में और काफी बार पूछा जाता है। आप सूत्र को अच्छे से ध्यान रखिएगा मोटे मोटी तौर पे। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा,
NaCO3, सोडियम Na का होता है सोडियम, और CO3 जहां भी लगे रहे उसे कार्बोनेट रीड कीजिए, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है यहाँ पे, तो NaHCO3 हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, NaOH इसका सूत्र होता है, तो ये हो जाता है कास्टिक सोडा। तो आपको ये बात सब भी ध्यान रखना है, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है? अब हम बायो सेक्शन में जा रहे हैं, बायोलॉजी में जा रहे हैं। तो दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है ना, ये है विषाणु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ विषाणु के खोजकर्ता कौन है, एग्जाम में आ जाता है, तो इवान बस्की जो है ये विषाणु के पिता या विषाणु के खोजकर्ता जो है, इन्हें माना गया है। दूसरा, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? तो जीवाणु के खोजकर्ता है ल्यूवेनहॉक। कौन? ल्यूवेनहॉक जो है ये जीवाणु के खोजकर्ता है। और विषाणु का भी देखना, इवान बस्की है। विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये हमेशा जब लाइव सजीव के संपर्क में आते हैं तभी ये एक्टिव हो पाते हैं, अन्यथा इसे आप बोतल में बंद करके रख सकते हैं, ये निर्जीव की भांति पड़ी रहेगी। और कुछ बारे में इसकी ज्यादा नहीं है, ये बहुत हो गया कि खोजकर्ता कौन है, ये इसकी प्रकृति क्या होती है, ये सब काफी है। चलते हैं आगे। अगला है स्टारफिश निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित प्राणी है? दोस्तों स्टारफिश, कटलफिश, डॉगफिश, इस प्रकार की प्राणी का आपने नाम जरूर सुना होगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे। तो स्टारफिश निम्नलिखित में से किस समूह के संबंधित प्राणी है? यहाँ पे 4 समूह का नाम दिया गया है, एकोइनोडर्माट, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकाइनोडोमार्ट एक संघ होता है, तो इससे रिलेटेड है कौन? स्टारफिश। स्टारफिश इसमें जो है मस्तिष्क नहीं पाया जाता, इस मछली के अंदर जो है ना मस्तिष्क नहीं पाया जाता, इसका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। बात करें मोलस्का का, कैसे आप पहचानोगे मोलस्का का उदाहरण? तो मोटे मोटे तौर पे जो घोंगा होता है, घोंगा, सीपी, ये सब जो है मोलस्का के उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी कवच वाली सेल में बंद होती है ना, वो सब मोलस्का के उदाहरण है। उसके बाद एनालिडा का क्या उदाहरण है? एनालिडा का जैसे जोंक हो जाएगा, केचुआ हो जाएंगे, तो ये सब जो है एनालिडा के उदाहरण है। जो ट्यूब के आकार के प्राणी होते हैं ना, वो एनालिडा संघ से रिलेटेड है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, जो भी कीट पतंग है वो आर्थ्रोपोडा में है। कीट पतंग जैसे तितली वगैरह, केकड़ा वगैरह, ये सब जो है आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन से प्राणी किस संघ से बिलोंग करते हैं। चलते हैं आगे। निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा पोलियो का टीका विकसित किया गया था? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाली क्वेश्चन। पोलियो का टीका के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों टीकाकरण के पिता कहा जाता है एडवर्ड जेनर को, जिन्होंने चेचक के टीका के जो खोज किए थे। एडवर्ड जेनर। और चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है, जिसमें कौन सा वायरस भाग लेता है? बैरियोला वायरस के कारण जो है चेचक रोग हो जाती है, जिसे छोटी माता भी कहा जाता है, चिकन पॉक्स भी कहा जाता है। तो ये विषाणु के द्वारा होता है। इसके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को क्या कहा जाता है? टीकाकरण का पिता भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि पोलियो के टीका के खोजकर्ता कौन है, तो ये तो हो गई चेचक वाला, तो ये तो होगा नहीं आंसर। उसके बाद जोनास साल्क है, लुई पास्चर, क्रिश्चियन मोनार्ड है। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा जोनास साल्क। अब इसमें भी थोड़ा सा क्लू है कि अगर पोलियो का टीका अगर स्पष्ट रूप से लिख दिया जाए कि ओरल वाला पोलियो का ड्रॉप होता है, जो आजकल ओरल वाला ही चलती है पोलियो की ड्रॉप, तो इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता बदल जाएंगे, तो फिर अल्बर्ट सावीन हो जाएंगे। कौन? अल्बर्ट सावीन नामक वैज्ञानिक जो है ओरल वैक्सीन जो है पोलियो का, उसके खोजकर्ता थे। लेकिन पोलियो का टीका पहले इंजेक्शन के रूप में आता था, तो उसके खोजकर्ता जोनास साल्क है। तो खाली टीका लिखा जाए तो जोनास साल्क, अगर लिख दिया जाए कि पोलियो के ओरल वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है, तो आपका आंसर होगा अल्बर्ट साविन। एडवर्ड जेनर को आपने देख लिया, चेचक के टीके से संबंधित है। उसके बाद लुई पास्चर जो है ये दूध के पाश्चुरीकरण, जैसे दूध के पैकेट पर आप देखेंगे पाश्चुरीकृत मिल्क, तो दूध के पाश्चुरीकरण के सिद्धांत खोज किया था। तो जो बेसिकली जीवाणु को मारने का एक प्रोसेस है, जो टेम्परेचर एक नियत रख के उसे उबाला जाता है। और दूसरा, इन्होंने रेबीज के टीके का खोज भी किया था। रेबीज के टीका, रेबीज जो भी विषाणु के द्वारा होता है और ये कुत्ते के काटने से होता है रेबीज। और इसे दूसरा नाम क्या है? इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, जिसमें जल से डर लगने लगता है। तो इस बीमारी के टीके का खोज भी लुई पास्चर और लुई पाश्चुरीकरण खोजा था। ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं क्रिश्चियन मोनार्ड, ये विश्व का
प्रथम बार जो है मानव हृदय प्रत्यारोपण किया था? ये इन्होंने हृदय प्रत्यारोपण फर्स्ट बार किया था। हृदय प्रत्यारोपण जो है किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला जो है हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था। तो आप अगर क्रिश्चियन बोनार्ड को जान रहे हैं और इस भी नहीं जान रहे हैं तो फिर भी अधूरा हो गया। तो 1967 में किया गया था। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अग्नाशय। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें लाइसोसोम, लाइसोसोम के खोजकर्ता कौन है? डी डुबे है। डी डुबे जो है लाइसोसोम के खोजकर्ता है। और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को ध्यान रखेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस, ऊर्जा गृह कहा जाता है। और अग्नाशय के बारे में कुछ है नहीं, फिर भी अग्नाशय जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी? मिश्रित ग्रंथि है सबसे बड़ी। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करते हैं उसे मिश्रित ग्रंथि कहती है, कहा जाता है, माफ कीजिएगा। और ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। अग्नाशय से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। क्या? इंसुलिन जो है यहीं से निकलता है और इसके कमी से जो है मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह रोग हो जाता है। अब इंसुलिन के खोजकर्ता कौन थे? बेंटिंग एवं बेस्टा जो है इंसुलिन के खोज करता थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसकी कमी से मधुमेह रोग होती है। कहां से निकलती है? अग्नाशय से निकलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है वर्ष 2022 तक दुनिया का सबसे विस्तृत टेलीस्कोप कौन सा? अब हम करंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे वर्ष 2022 तक दुनिया की सबसे विशाल और शक्तिशाली जो टेलीस्कोप है इसका नाम है जेम्स वेब। अगर आप करंट रीड करते हैं तो अभी अभी 2-3 महीना पहले ही ये नासा के द्वारा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, जो अमेरिका का स्पेस जो है एजेंसी है, तो इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है जेम्स वेब। ये किसका स्थान लिए हैं? तो ये एडविन हब्बल का स्थान लिए हैं। इससे पहले जो है 2021 तक एडविन हब्बल सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप था, लेकिन अब सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हो गया जेम्स वेब। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर सी सुनतियान जो है ये 2023 में चाइना के द्वारा, चीन के द्वारा जो है लॉन्च किए जाने की बात कही है, जो दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली टेलीस्कोप होगी। तो यहां से करंट का हो गया जेम्स वेब। इससे पहले कौन था? एडविन हब्बल। और आने वाले समय में कौन होंगे? सुनतियान, जो कहां के हैं? चीन के। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? दोस्तों वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रामसर साइट है? आज से मतलब 25 जुलाई तक जो है ये आंकड़ा 49 था, लेकिन आज के डेट में ये आंकड़ा जो है 54 हो गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 रामसर साइट हो गया है भारत के अंदर। बात करें रामसर की प्रथम सम्मेलन कब होती है? 1971 में। कहां पर होती है? ईरान के रामसर शहर से। यहीं से जो है इनकी सम्मेलन प्रथम बार हुई थी और ये आर्द्र भूमि को शॉर्ट लिस्टेड करने का एक जो है बैठक थी। तो इसे रामसर जगह नाम दे दिया जाता है, जो भी मतलब स्थान इसके तहत नॉमिनेट किया जाता है, जैसे कि यूनेस्को में साइट में शामिल किया जाता है, उसी प्रकार रामसर साइट का भी दर्जा दिया जाता है। जो जलीय स्थान होते हैं, आर्द्र भूमि होते हैं। तो यहाँ पे भारत में कुल कितने हो गए हैं? 54। सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर इंग्लैंड होगा। पोल के माध्यम से हमने ये क्वेश्चन आपको डाल दिया था, क्योंकि ये यूपीएसआई में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड हो जाएगा आपको सबसे अधिक रामसर साइट वाला स्थान। भारत में कुल कितने हैं? 54। प्रथम बैठक कब हुई थी इस पे? 1971 में। रामसर शहर कहाँ है? ईरान में। तो इतनी बात जान लिए। इसके बाद जो अभी 49 से ये 54 हुआ है, तो 5 जो दिया गया है उसमें कहाँ कहाँ का रामसर जगह शामिल है? तो एक है किरकली। क्या? किरकली बर्ड सेंचुरी है। ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। उसके बाद एक और है तमिलनाडु का, पल्लीकरनई, ये जो है फॉरेस्ट है, आर्द्र फॉरेस्ट, ये भी तमिलनाडु का है। उसके बाद पीचावरम मैनग्रोव है, अलग से भी पूछा जाता है। पीचावरम वन जो मैनग्रोव है कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये तीनों तमिलनाडु का है, इसको मिला है रामसर साइट में जगह। उसके बाद एक मिजोरम का है, पाल आर्द्र भूमि। कौन सा? पाला आर्द्र भूमि है, ये है मिजोरम में स्थित, तो इसको भी मिला है, मिजोरम में है ये। और एक है मध्य प्रदेश का, कौन सा? सांख्य सागर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, इसको भी मिला है। तो 5 और 49 पहले से थे तो हो गए
54। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल तथा महिला एकल के विजेता कौन है? दोस्तों फ्रांसीसी ओपन जो हुआ है अभी अभी समाप्त हुए हैं, तो इसमें पुरुष एकल के विजेता रहे हैं राफेल नडाल। ये स्पेन के हैं और ये 14 बार ये कारनामा किए हैं और टोटल ये 22 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ राफेल नडाल किस देश के पूछा जाता है, तो स्पेन का है। वहीं पे महिला एकल की खिताब जो है ईगा स्विटेक जो पोलैंड की है ये जीती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चर्च करना इस बारे में जरूरी रहेगा कि ये जो 4 टेनिस का महाकुंभ होता है कौन कौन सा होता है। तो वर्ष के शुरुआत में आपको होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन होती है और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ये 4 है और इसके क्रम है। प्रथम तिमाही में ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, जून तक हो जाएगा फ्रेंच, उसके बाद 9वें महीना तक विंबलडन और लास्ट में होता है यूएसए ओपन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है इन चारों में से किस मैदान पे खेला जाता है। तो आप याद करेंगे विंबलडन जो है ये खेला जाता है घास के मैदान पे। कौन सा? घास के मैदान पे, इसे भूल जाइए। उसके बाद जो फ्रेंच ओपन है ये खेला जाता है मिट्टी के कोर्ट पे, क्ले के कोर्ट पे। और बाद बाकी जो 2 बचा ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेली जाने वाली गेम है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इन्होंने किसका जगह लिया है? तो ये सुशील चंद्रा जी के जगह लिए हैं जो भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये अब जो है राजीव कुमार ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। बात करें भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ के वेणुगोपाल वर्तमान में जो भारत के महान्यवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और नवीन क्वात्रा जो है ये विदेश सचिव है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, विदेश सचिव है। हर्षवर्धन श्रृंगला का जगह लिया है इन्होंने। के वेणुगोपाल जो है महान्यवादी अटॉर्नी जनरल है। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, इन्होंने सुशील चंद्रा जी की जगह लिया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बात इसकी क्रम की करेंगे तो 25वें होंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है एक, और एक मैन बुकर पुरस्कार है, दोनों में फर्क है। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये हुआ था 1969 में, जो इस क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 ईस्वी में किया गया था। और इस पुरस्कार ऐसे ही किताब को दिया जाता है या तो इंग्लिश में लिखा गया हो या किसी भी भाषा में हो, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो किसी भी आदमी के द्वारा, तो इसे दिया जा सकता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ये इसकी शर्त है। बात करें इसमें राशि कितनी है, तो इसमें राशि है 50,000 पाउंड स्टर्लिंग की। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। वर्ष 2022 के लिए यह पुरस्कार कौन से बुक को दिया गया है? तो ये दिया गया है रेत की समाधि जो इंडियन राइटर हैं इनको दिया गया है गीतांजलि श्री को। किसको? गीतांजलि श्री को दिया गया है द रेत की समाधि पुस्तक के लिए वर्ष 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो रेत की समाधि पुस्तक जो जीती है यहाँ पे 2022 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्यों किया, कौन किया? क्योंकि ये तो हिंदी भाषा का पुस्तक है और हिंदी के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया नहीं जाता जब तक ट्रांसलेट नहीं होता इंग्लिश में। तो इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट जो करने का काम किया है ये किए हैं डेजी रॉकवेल। कौन? डेजी रॉकवेल किए हैं। तो इन दोनों को जो है 50-50 इनामी राशि बांटा गया है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भारत में गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है? एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन कि गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है। तो क्योंकि भारत में भी गंगा नदी बहती है और कुछ भाग जो है बांग्लादेश में भी बहती है, इसीलिए भारत में पार्टिकुलर लिखा गया है। तो भारत के अंदर गंगा की जो प्रथम सहायक नदी है गंगा फॉर्मेशन होने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं जब अलकनंदा प्लस भागीरथी ये दोनों नदी जब देवप्रयाग के अंदर मिल जाती है तो गंगा नदी बन जाती है। और जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो प्रथम सहायक नदी इसको मिलती है रामगंगा। कौन सी? रामगंगा नदी जो है इनके प्रथम सहायक नदी है जो उत्तराखंड में मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर रामगंगा हो जाएगा, जो है इनकी प्रथम सहायक नदी हो जाएगी, जो उत्तर की तरफ से आके मिलती है गंगा में। वहीं गंगा की भारत में सबसे लास्ट सहायक नदी भी हो सकती है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो महानंदा जो है भारत के अंदर गंगा नदी की लास्ट सहायक नदी है, इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गई। रामगंगा जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी है। वहीं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाएगा लंबी तो यमुना नदी हो जाएगी, और सेकेंड लार्जेस्ट सहायक नदी पूछा जाएगा गंगा का तो सोन नदी हो जाएगा। अब सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। अमरकंटक से पूछा गया था एमटीएस में ये क्वेश्चन, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। यहाँ से महानदी भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। गंगा नदी कहाँ फॉर्मेशन होती है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद, जैसा कि आप देख लिए। तो इसमें आपको और कुछ छूट गया। उसके बाद सोन नदी जो है बिहार में जो है गंगा में एंट्री करती है, कहाँ पे? पटना के समीप। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सोन नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो पटना के समीप मिल जाती है। चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन से एक खिलाड़ी को वर्ष 2012 के लिए 22 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं दिया गया है? दोस्तों 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, पहले तो बता दें कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ही बदला हुआ नाम है, इनका नाम बदल दिया गया है। तो 2022 में ये कुल 12 प्लेयर को दिया गया। कितने? 12 प्लेयर को, जिसमें से ज्यादातर जो है ओलंपियन है और 2 बाहरी खिलाड़ी हैं। 2 बाहरी में एक है सुनील छेत्री जो फुटबॉल के स्टार हैं भारतीय, और एक है मिताली राज जो महिला क्रिकेटर हैं। इन दोनों को जो है ये बाहरी रहे हैं। बाद बाकी जो है ओलंपियन, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी जो 2021 में खेला गया, इसमें किसी न किसी रूप में पदक के प्राप्त करता थे उन्हें। तो 10 इधर से आए और 2 ये हो गए, सुनील छेत्री और मिताली राज। तो कुल 12 आदमी को दिया गया। नाम जो है ध्यानचंद पुरस्कार किसका है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का, जैसा ये बता ही चुके हैं। तो इसमें से किसे नहीं मिला है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है स्मृति मंधाना, इसको नहीं दिया गया है। बाद बाकी सुनील छेत्री को दिया गया है, फुटबॉलर हैं। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, कभी कभी पूछ देता है इनके बारे में कि ये किस चीज से संबंधित है। नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो भाला फेंक से जो है संबंधित है, भाला फेंक। और एकमात्र गोल्ड जो टोक्यो ओलंपिक में हम प्राप्त किए, ये नीरज चोपड़ा के द्वारा ही प्राप्त किए जो है भाला फेंक में। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्रीमती इंदाना को कोई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नहीं मिला है। श्रीमती इंदाना को एक पुरस्कार जरूर मिला है, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द 2021 जो है ना, ये जो इसको किसको मिला है? आईसीसी महिला क्रिकेटर का खिताब 2021 के लिए श्रीमती मिंधाना को दिया गया था। पुरुष में अगर बात करेगा तो पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी हो जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को अलग करने का काम करता है। दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो अलग करने का काम करता है, ऑप्शन है छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, नीलगिरी पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्कन का पठार जो है ये पूर्वी घाट तथा वेस्टर्न घाट, ये दोनों को जो है अलग करने का काम करता है, डिवाइड करने का काम करता है। यही इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा घुमा दूं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। तो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा दक्कन की पठार, कि दोनों को डिवाइड करने का काम करता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को। वहीं पे दोनों का मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अमरकंटक की पहाड़ी से अभी बताया ये कौन कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है। क्या? भारत का रूढ़ कहा जाता है, भारत का रूढ़ कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि ये खनिजों से परिपूर्ण एरिया है इसका। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है मोएत्सु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मोएत्सु त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। नागालैंड में एक और फेमस त्योहार मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। मोएत्सु भी नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ नागालैंड की जो राजकीय पक्षी है ये भी हॉर्नबिल है, तो उन्हीं के नाम पे हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब देख लेते हैं सिक्किम में जो फेमस त्योहार है ये लोसांग है। क्या है? लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाने वाली फेमस त्योहार है। असम में क्या होती है? अम्बुबाची मेला, ये फेमस है असम का। अम्बुबाची मेला जो है असम में लगती है कामाख्या मंदिर परिसर में। पश्चिम बंगाल में जो है जात्रा जो है धनु जात्रा या जात्रा भी लिखे रहते कहीं कहीं, तो ये जो है पश्चिम बंगाल में होने वाली एक प्रकार का त्योहार है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। और इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको अच्छा लगा हो दिल से तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जो है किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सेपरेट साइंस का भी वीडियो अगर आपको चाहिए ग्रुप डी का तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको लिए लाने का कोशिश करेंगे। एक प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति का क्षमादान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो क्षमादान है ये ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72 में वर्णित है राष्ट्रपति का क्षमादान। दोस्तों अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू अभी अपॉइंट हुई है। ये भारत के जो है प्रथम महिला आदिवासी प्रेसिडेंट है।
और स्वतंत्र भारत में जन्मे सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। महिला प्रेसिडेंट तो प्रथम नहीं है, इससे पहले प्रतिभा देवी पाटिल सिंह बनी है, लेकिन अगर आदिवासी महिला लगा दिया जाए तो प्रथम हो जाएगा। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमा दान से संबंधित है। अनुच्छेद 161 जो देख रहे हैं ये राज्यपाल के क्षमादान से संबंधित है। राज्यपाल भी क्षमा कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं। राष्ट्रपति के क्षमादान में और राज्यपाल के क्षमादान में बस इतना ही फर्क है कि राष्ट्रपति चाहे तो पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है सजा को कम करवा सकता है, डिले करवा सकता है, लेकिन पूर्णतः माफ नहीं करवा सकता है। आर्टिकल 85 जो आप देख रहे हैं ये समय से पूर्व किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा को भंग किया जा सकता है, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आई होप ये चारों आर्टिकल आपका क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की एग्जाम देने वाले हैं कोई सा भी, तो आप हमारे इस चैनल पे सेपरेट वीडियो पे जरूर विजिट करें। जो हिस्ट्री का मिल जाएगा, एसपीडी का वो भी टैप किया हुआ, ज्योग्राफी का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, सबका जो है टैप किया हुआ एकदम इसी प्रकार की विजुअलिटी के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार जरूर विजिट करें।